वर्कशीट नंबर 7 है बच्चों, कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7। व्यापार से साम्राज्य तक, कंपनी का फैलता शासन, ये टॉपिक है बच्चों। और लेसन है व्यापार से साम्राज्य तक। आरंभिक काल देखिए, बक्सर की लड़ाई 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। इससे पहले आपने प्लासी का युद्ध देखा। बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ? बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। क्या तैनात कर दिए? रेजिडेंट तैनात कर दिए। कहाँ तैनात कर दिए? भारतीय रियासतों में। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। वो सारे काम कंपनी के हित में करते थे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकार भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। किसमें दखल देने लगे? भारत के राज्य जो थे उनके आंतरिक मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बैठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुविधा अथवा सुरक्षा मिलती थी। इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी के कब्जे में चला जाता था अथवा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बना था बच्चों 1799 में, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए। क्या हुआ बच्चों? अवध के नवाब जो थे वो रकम अदा करने में चूक गए, क्योंकि वहाँ पर कंपनी की सेना थी और इस वजह से उसका इलाका जो है वो हथिया लिया गया। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। आगे देखिए, सीधी लड़ाई। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया। इसे हम दो उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। कैसे टकराव हुआ? मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान की कहानी देखिए बच्चों। हैदर अली जो 1761 से 1782 तक शासन इसने किया और उसके बाद 82 के बाद 1799 तक शासन किया टीपू सुल्तान ने, इसके पुत्र ने। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला लाभकारी व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिए। किसके साथ बना लिए? फ्रांसीसियों के साथ। और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। क्या किया बच्चों? ये उनसे तोप और रॉकेट ले आया था। इस तरह की चीज़ें उसने खरीद ली। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई, 4 बार लड़ाई हुई। 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799 में आखिरी लड़ाई हुई। श्रीरंगपट्टम की जंग जो 1799 में हुई, इसमें टिप्पू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया।
इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। तो इस तरह से मैसूर के ऊपर सहायक संधि थोप दी गई। दूसरा था बच्चों मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो चुका था, क्योंकि 1761 में मराठे इस लड़ाई को हार चुके थे। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा अथवा जो इनका सर्वोच्च मंत्री था, इसके अंतर्गत एक राज्य मंडल अथवा बच्चों राज्य मंडल के अंतर्गत आते थे। कन्फेडरेसी नाम इसको कहा जाता था, राज्य मंडल को कन्फेडरेसी के सदस्य कह सकते हम। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। कहाँ रहता था ये पेशवा? पुणे में। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। सिंधिया और फडणवीस एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के द्वारा खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब देखिए बच्चों, इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों को किस प्रकार कब्जे में किया? तो किस प्रकार कब्जे में किया बच्चों? विभिन्न तरीके उन्होंने अपनाए। जो रियासत बंदोबस्त को मान लेती थी उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और रख रखाव के लिए भारतीय शासन कंपनी को रकम देते थे, और जो भारतीय शासक रकम देने से चूक जाते थे, जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। एक कारण ये था बच्चों, रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया सहायक संधि के द्वारा। दूसरा था सीधी लड़ाई। डायरेक्ट आप इसको पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। सीधी लड़ाई के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं, या पूरा इसमें ये लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, यहाँ तक ये भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके थे। सीधी लड़ाई में 2 उदाहरण दिए गए हैं, ये आप न लिखें। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? देखिए बच्चों, टीपू सुल्तान जो था वो इनके व्यापार में रोड़ा बन गया। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी का जो व्यापार था, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची के निर्यात को रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया, और इस तरह से उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए। इसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। तो ये जो मार्क किए गए हैं, इन लाइनों को आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे? ये संघ किस प्रकार शासित था? तो बच्चों, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश जो थे वो थे सिंधिया। इस राज्य की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, होलकर, भोसले, सिंधिया इन राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा जो इनका सर्वोच्च मंत्री था,
इसके अंतर्गत आते थे। पेशवा इस राज्य का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था, जो पुणे में रहता था। और महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। तो बच्चों ये इसका आंसर लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन किया? मराठों को किस प्रकार अपने अधीन किया? एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को युद्ध घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में हुआ, इसका कोई निर्णय नहीं निकला। दूसरा युद्ध 1803 से 5 में हुआ, जिसमें आगरा और दिल्ली को जीत लिया गया। तीसरा युद्ध 1817 से 19 में हुआ, जिसमें मराठों को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। पेशवा को हटा करके कानपुर पेंशन पर भेज दिया गया। इस तरह से पूरा भूभाग मराठों का अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। तो बच्चों ये आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। ये थी आपके एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।